कोचिन शिपयार्ड को एक बार देख लेते हैं। जिस तरह का इंडिकेटिव प्राइस था ना, कम से कम अच्छी चीज ये हुई है कि लिस्टिंग के बाद शेयर चढ़ा है यहाँ पर। तो अगर आपको अलॉट हुए थे तो कम से कम आज आई मीन यू हैव अ रीजन टू स्माइल, क्योंकि लिस्टिंग भी ठीक हुई और उसके बाद कोचिन शिपयार्ड ऊपर ही गया है। इनफैक्ट 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये एक अच्छा संकेत है यहाँ पर बनते हुए 511 के आसपास ये इस समय ट्रेड कर रहा है। आपका बाजार में आज हमारा फोकस भी यही रहने वाला है कि जो टर्बुलेंस इस समय इंडियन मार्केट्स के सामने है, इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस पर गौरांग शाह हैं हमारे साथ और साथ ही रुचित जैन भी हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गौरांग, अगर आपको हंसना है तो या तो आप कमोडिटी मार्केट्स को देख सकते हैं या फिर कोचिन शिपयार्ड को, और या तो फिर अपने पोर्टफोलियो को देखकर रो सकते हैं इस समय। लागला नहीं का क्लिप नहीं, स्पेशली अगर आपने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जो कि फिलहाल अंडर हैमर हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेकिन गौरांग, इफ यू कैन हियर मी, अब ये काफी हेडविंड्स हैं मार्केट के सामने इस समय। कन्विक्शन काफी टेस्ट हुआ है बाजार का। आई अंडरस्टैंड कि आप शायद गिरावट पर खरीदारी की सलाह भी देंगे, पर ये सही मौका है क्या इसके लिए? शुक्रिया मिहिर, और सबसे पहले तो सुप्रभात। शोले पिक्चर का एक डायलॉग याद आता है मुझे। गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया समझो मर गया। तो आप अगर बाजार में डर को लेकर के आते हैं तो मेरे ख्याल से आप कभी एक सुलझे हुए निवेशक नहीं बन सकते हैं। और बाजार में अगर आप आते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का जोखिम वाला निवेश है, एसेट क्लास है। उस लिहाज से अगर मैं इतिहास देखूं तो पिछले 5-10 सालों में बेहतरीन तरीके से एज एन एसेट क्लास इक्विटी ने रिटर्न खड़ा किया है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। और ये जो गिरावट हमने 10,000 से नीचे के तरफ के दायरे देखे हैं, मौजूदा करीबन 9,750 9,800 के बीच में जो हम काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक मौका बिल्कुल है। और अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखने जाए मिहिर, तो एक मामूली सा करेक्शन है, ये इतना बड़ा करेक्शन नहीं है। अगर यही करेक्शन 3 या 4,000 निफ्टी के लेवल पे आता तो हम मानते हैं कि हाँ बड़ा करेक्शन है। लेकिन 10,000 के स्तर पर अगर 200-300 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में आता भी है तो वो महज मामूली एक छोटा सा एडजस्टमेंट हम मानते हैं, और एक मौका है जो लोग रुके हुए हैं उनको निवेश करने के लिए। और दूसरी तरफ मैं ये देखने जाऊँ मिहिर, तो 10,000 के करीब थोड़ा बहुत उत्साह ज़्यादा हो गया था, थोड़ा बहुत फ्रॉथ हो गया था, भीड़ काफ़ी हो गई थी, उसका सफाया होने की भी ज़रूरत थी। लिवरेज पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस प्रकार के करेक्शन ना एक क्लेंजिंग ऑपरेशन का रूप में काम करते हैं। किस्तों में पैसे लगाएं, एक साथ में एक टाइम पर पूरी रकम न लगाएं। 25-20-30% अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से शुरुआत करें, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं करेक्शन और थोड़ा बहुत गहरा होता है तो और जोड़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वैश्विक रूप में संकेत आ रहे हैं नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के तरफ से, वो क्या किस तारीख को शुरू होगा, किस तारीख को खत्म होगा और क्या रूप में खत्म होगा, इसका आकलन लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। गौरंग, क्या आप मानते हैं कि जो करेक्शन है जो अभी हम देख रहे हैं, जैसे आपने बहुत सही कहा कि 400-500 पॉइंट कोई करेक्शन नहीं होती, डीप करेक्शन नहीं होती, क्या आप मानते हैं कि ये करेक्शन जो अभी आई है ये थम जाएगी कि और भी डीप हो सकती है? देखिए विवेक, सुप्रभात। पहले तो आपको ये निर्णायक तरीके से आप किसी को भी पूछेंगे बाजार में कि वो कौन सा निचला स्तर होगा जहां से मार्केट रिकवर करेगा, या वो कौन सा ऊपरी तरफ का स्तर होगा जहां से मार्केट करेक्शन देगा, ये निर्णायक रूप से कोई भी नहीं कह सकता। और विवेक, हकीकत यह है, कई सालों से हम बात कर रहे हैं, कई सालों से हम बाजार में, और कई बार हमने ये कोशिश की लेकिन हर बार हम सफल रहे। उसी लिहाज से मैं कहता हूं कि मार्केट का अपना मूड है, अपना दिमाग है। उस लिहाज से अगर आप देखने जाए तो मेरी जो कवायद है कि किस्तों में पैसे लगाए, पूरे टाइम पर एक समय पर पैसे न लगाए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो निचला स्तर शायद 9,700 हो सकता है, शायद 9,600 हो सकता है, या शायद 9,500 हो सकता है। ये कहना मेरे लिए तो मुश्किल है और मैं असफल रहा हूं कि जितनी बार भी मैंने कोशिश की है। इसलिए मैंने फिर मेरा मन बदला और एक अनुशासन के रूप में हम कवायद करते हैं कि आप किस्तों में पैसे लगाए, एक समय पर न लगाए। जी बिल्कुल। आइए चलते हैं पुणे, जहां से राजीव शर्मा है लाइन पर। राजीव, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वाढून गेल राजीव। हेलो। हाँ जी राजीव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
क्या सवाल है आपका? चिंतित है क्या? थोड़ा बाजार गिर रहा है। हाँ, थोड़ा तो चिंता है। मैं राजीव शर्मा बोल रहा हूँ पुणे से जी। मेरे पास आईपीसीएल लैब्स के 200 शेयर है 530 के रेट से, और टाटा कम्युनिकेशन के है वो भी इसी रेंज में है मेरे पास, और वो भी 200 शेयर है। आप इन्वेस्टिंग करते हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं? मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब स्लो टाइम, कितना भी, 1 साल कितना भी रख सकता हूँ मैं। अच्छा, चलिए। तो गौरंग, आपके लिए ही है ये सवाल। इप्का लैब्स 540 पे लिया है इन्होंने। वेल, कवरेज है, ये डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से। 540 के आसपास निवेश, मौजूदा स्तर 415 420 के आसपास, और एक बड़ा करेक्शन हमने विवेक फार्मा सेक्टर में देखा है, और आज शायद वो करेक्शन और गहरा हो सकता है। जिस लिहाज से सिप्ला और सन फार्मा के नतीजे आएंगे, मुझे उम्मीद तो सन फार्मा से बिल्कुल नहीं है कि नतीजे थोड़े बहुत सकारात्मक आए। बस यही उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ना है। शायद ये करेक्शन और गहरा हो सकता है, उसकी वजह से सिप्ला भी अगर अनुमान से थोड़ा बहुत नीचे की तरफ के आंकड़े लेके आए तो गहरा होगा। अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एवरेज करने की आपको राय दूंगा, क्योंकि हमारे लक्ष्य जो है वो करीबन 585 590 के आसपास है। तो जहां पर आपका निवेश है उस स्तर से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं बनता, और करेक्शन के लिहाज से ये फेवरेबल बिल्कुल बनता है कि आप एवरेज करें। तो लंबी अवधि का नजरिया रखें, और आधी क्वांटिटी अगर आप एवरेज कर सके तो इस स्तर पर एवरेज करें, जो कि आपकी रणनीति के लिए भी सही होगा। हमारे साथ और एक दर्शक मौजूद हैं इस समय, दिल्ली से अजय कुमार हैं हमारे साथ। अजय, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? अजय से संपर्क शायद टूट गया, लेकिन रुचित, इनका सवाल था पीएनसी इंफ्रा पे। इफ़ यू ट्रैक, इन्होंने 157 पर लिया था, नुकसान हो रहा है इन्हें। 136 पर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्टली। ये स्टॉक को देखें तो लिस्टिंग के बाद एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यूस इसने फॉर्म किया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दूसरे मिड कैप के स्टॉक्स के साथ साथ करेक्शन आया है, पर जितना भी डेटा अवेलेबल है मेरे पास चार्ट्स पे, उसको देखते हुए लग रहा है कि लगभग 125 से 127 के रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस स्टॉक को, जहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है। तो बिलीव कि यहाँ से जो हिस्ट्री के बाद जो भी लिस्टिंग के बाद जो भी हिस्ट्री है वो बता रहा है कि यहाँ से डाउन साइड एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में लिमिटेड रहेगा। 125 127 का एक पुल बैक मूव दे सकता है, जिसमें 155 से तक के स्तर फिर से आ सकते हैं। तो फिलहाल इनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। 125 127 के बीच में अगर ये चाहे तो और ऐड भी कर सकते हैं 118 के स्टॉप लॉस से 150 से 55 के टारगेट के लिए। चलिए जोधपुर चलते हैं, जहां से प्रजापत जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। कहिए प्रजापत जी, कैसे कर रहे हैं आपके शेयर्स? हेलो। हाँ जी प्रजापत जी, नमस्कार। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है जी। आपने जस्ट डायल के शेयर लिए हैं? ये 2 दिन हुआ अभी लिए हैं, होल्डिंग के हिसाब से लिए सर मैंने। 2 दिन पहले लिए हैं? 2 दिन पहले। चलिए पूछते हैं रुचित से। रुचित, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं जस्ट डायल में, 373 पे लिए हैं। अगर मिड मार्च से देखें तो एक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने बताया है, जहाँ पे हमने मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देखी है पिछले 5 महीने में। ये स्टॉक ने मार्च महीने के 17 तारीख के बाद कंटिन्यूस लो टॉप लो बॉटम का फॉर्मेशन किया है। बट हाँ, अगर हिस्टोरिकल चार्ट्स देखें तो दिसंबर 2016 में जो मार्केट ने बॉटम बनाया था, उसी टाइम पे ये स्टॉक ने लगभग 318 के आसपास का बॉटम बना के वहाँ से काफ़ी अच्छी रैली भी दी थी। अभी उस बॉटम के काफ़ी नज़दीक आ चुका है ये स्टॉक। इवन RSI डेली चार्ट्स पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस दे रहे हैं, तो एक पुल बैक मूव की पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और फिर से ये स्टॉक 380 390 की रेंज में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखे तो जा सकता है। तो ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बट जो 318 का दिसंबर का लो है उसके नीचे आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, कि उसके नीचे फिर इसमें वीकनेस बढ़ जाएगी। तो 318 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह रहेगी इनको। अब पंजाब से हमारे साथ अर्पण है अपना सवाल लेकर। अर्पण, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल है? वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरे पास पीएनबी के शेयर हैं, 500 शेयर हैं और 107 पे बाय किया हुआ है। एंड मेरे को आपसे राय चाहिए, उसमें होल्ड करना चाहिए और सेल करना चाहिए।
चलिए, अच्छी चीज़ ये है कि एक तो सरकारी बैंक है आपके पास और उसमें आपको मुनाफा हो रहा है। तो गौरांग, क्या सलाह होगी आपकी? 107 पर लिया था इन्होंने, 142 पर ये ट्रेड कर रहा है, ले लें क्या प्रॉफिट? मिहिर, हमारी बिकवाली की राय है पीएनबी में, और अगर आप नतीजों पर ध्यान डालें तो थोड़े बहुत संकेत सुधरते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो इनका लोन बुक का एक्सपोजर है वनरेबल सेक्टर में, उसको लेकर के हम काफ़ी चिंतित हैं, और शायद यहाँ से और थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे आप देख सकते हैं। मुनाफा हो रहा है 107 पे निवेश, 140-45 का स्तर मुनाफा बांध करके अगर ये फिर से निवेश करना चाहते हैं सरकारी बैंकों में तो थोड़ा इंतजार करें। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे हैं। नतीजों आने के पश्चात थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, जो मुझे उम्मीद है कि शायद नतीजे थोड़े बहुत निराश करेंगे और उस लिहाज से करेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो उस करेक्शन का मौका लेकर के लंबी अवधि के नजरिए से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करें, परिवर्तन करें, ये ज्यादा उचित होगा। चलिए संगोला चलते हैं, जहां से संजय हैं हमारे साथ लाइन पर। संजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? हाँ सर, ठीक है। मैंने टाटा पावर के शेयर लिए सर, 84.30 मतलब इसे 1500 शेयर है मेरे पास। मैंने 500 शेयर 2 महीने पहले लिए है और 1000 लास्ट महीने में लिए है। क्या करूं इसमें? और मेरे पास IDBI के 700 शेयर है 66 रुपीज पे, उसमें भी मेरे को एडवाइस चाहिए सर। ओके, रुचित बताइए, टाटा पावर और IDBI ये कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स पर? टाटा पावर फिलहाल देखें तो पिछले 2-2.5 महीने से एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें 75 से 78 की रेंज में है, जहाँ पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड रहेगी इसमें। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 73 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। उसी के सामने जो IDFC देखिए तो कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने पिछले 5-6 महीने में बताया है, जहाँ पे दूसरे मिड कैप स्टॉक्स में या इनफैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर ने इतनी अच्छी तेजी बताई है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। तो एक कंसोलिडेशन फेज अभी भी कंटिन्यूड रह सकता है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में से कोई सिग्निफिकेंट अपमूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, इस बीच अब राजस्थान से मंजू हैं हमारे साथ अपना सवाल लेकर। मंजू, गुड मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल है आपका? मंजू बताइए, क्या सवाल है? मेरे पास टाटा ग्लोबल के शेयर है 1500। अच्छा। और 156 पर लिए हुए हैं। मैं गौरांग सर से पूछना चाहूंगी, मैं ये 3 साल से होल्ड कर रही हूँ और 300 रुपए का टारगेट मिल जाएगा क्या मेरे को? गौरांग आपकी फैन है, आपसे ये जानना चाहती हैं कि टाटा ग्लोबल बेवरेजेस इन्होंने रखा हुआ है अपने पास, शी कैन होल्ड इट फॉर 3 years, जो कि अच्छी चीज है, लेकिन डबल हो जाएगा क्या यहाँ से? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका मिहिर, और कवरेज तो है हमारा लक्ष्य 1 साल के नज़रिए से 175 से लेकर के 185 का है। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से चाय पत्ती की किल्लत पर्यावरण को लेकर के और केन्या से जो उत्पादन आ रहा था उसमें गति धीमी होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में चाय पत्ती के दाम ऊपर जाने की उम्मीद है, ऐसा मैनेजमेंट भी बता रही थी। सिर्फ टाटा ग्लोबल नहीं, बाकी अन्य चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी भी बता रही थी। और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस न तो सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत देश में, लेकिन इन्होंने कुछ कंपनियों का अधिग्रहण किया था विदेशों में, उस लिहाज से ये वो वहाँ पर भी मौजूद है। तो 3 साल का नज़रिया अच्छा है, लेकिन इनको एक ही दरखास्त विनती होगी कि नतीजों पर ध्यान दें, खास करके तिमाही दर तिमाही जो नतीजे आते हैं और किस तरीके से ऊपर के तरफ के दायरे बनते हैं उस पर आप ध्यान दें। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी होगा नतीजों के बाद, क्या माहौल बनता है। तो हाल फिलहाल तो बने रहे, लेकिन नतीजों पर ध्यान दें हर तिमाही, हर साल। अब देख रहे हैं आपका बाजार। अब दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ मनोज हैं अपना सवाल लेकर। मनोज, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं गौरंग शाह जी से पूछना चाहता हूँ। मैं स्लोमैन लॉजिस्टिक ले रखा हूँ 400 शेयर मैंने 80 के भाव पे। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ, कितना टाइम रुक सकता हूँ? ओके, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स आप चेक करते हैं, ट्रैक करते हैं क्या गौरांग?
मिहिर, ये पूरा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो पिछले 6 महीने साल भर में जब से ये जीएसटी के लागू होने की बात आई थी तब से हरकत में आया था और इनकी खरीद करीबन 80 के आसपास, मौजूदा स्तर 50 के नीचे। अब हम उत्साहित तो हैं पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर और जीएसटी को लेकर के, लेकिन इसमें काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड अनलिस्टेड है जो कि कमज़ोर हैं और जीएसटी का लंबी अवधि के नज़रिए से सक्षम रूप में फ़ायदा उठा पाएंगे का नहीं, इसका एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं इनको राय दूंगा इस स्तर पर या उछाल पर अगर परिवर्तन करना चाहते हैं और लॉजिस्टिक सेक्टर में ही निवेश करना चाहते हैं तो 3 विकल्प मेरे पास है इनके लिए। एक तो है टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन और तीसरा है इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ब्लू डार्ट। तो ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा समय इनको लंबाई देना पड़ेगा क्योंकि इनको नुकसान कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नुकसान की भरपाई हो सकती है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है नुकसान, मुनाफा होगा क्या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन परिवर्तन करना ज़रूरी है। और अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं और क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र की एक बैंक है फेडरल बैंक, जो कि नतीजों के बाद हाल ही में करेक्ट हुई है। यहाँ पर अगर निवेश करते हैं तो हमारा लक्ष्य एक कॉन्जर्वेटिव टारगेट मध्यम अवधि के नज़रिए से 145 का है और लंबी अवधि के नज़रिए से 165 का। तो ये परिवर्तन करते हैं फेडरल बैंक में तो शायद नुकसान की भरपाई हो सकती है। चलिए लुधियाना चलते हैं जहां से विपिन है लाइन पे हमारे साथ। विपिन। हाँ जी सर। जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास गोल्डन तंबाकू है 1000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से। तो इसकी ट्रेडिंग भी बंद हो गई है और कंपनी के पास जगह भी काफी है मुंबई में। मुझे इसके बारे में पूछना क्या कब लिए थे आपने शेयर? ये तो काफी देर पहले के लिए हुए हैं। काफी देर मतलब कितना? ये मुझे हो गया 3-4 साल। 3-4 साल हो गया? हाँ जी। चलिए गौरंग, काफी लॉस में है ये, आधे हो गए हैं इनके शेयर प्राइस से और जानना चाहते हैं कि क्या जो रियल एस्टेट है इस कंपनी के पास, इसको ये मोनेटाइज कर पाएगी और क्या इसमें कुछ उम्मीद है इनको अपने पैसे रिकवर करने की? विवेक, ये जो भी बातों के आधार पर इनका निवेश था वो अब इतिहास हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से विलेपार्ले मुंबई एक वेस्टर्न सबर्बन है विलेपार्ले, जहाँ पर इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ करती थी। अब कामकाज ठप हो गया और वो परिवर्तन रियल एस्टेट में कुछ हद तक शुरू हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा है कि 100 रुपये का इनका जो निवेश का स्तर है वो बहुत जल्द लौट करके आएगा, पहली बात। दूसरी बात, रेरा को लेकर के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आने वाले समय में और एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होगा। उसका भी एक शायद ख़राब असर कुछ कंपनियों पर पड़ सकता है जो कि कमज़ोर है और जिनकी बैलेंस शीट वीक है। यहाँ से निकल करके अगर कामकाज के आधार पर उसी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो आईटीसी में अच्छा खासा करेक्शन देख चुके हैं हमने हमारा लक्ष्य निर्धारित जो पहले है वो मुकम्मल रखा है 345 का, और मौजूदा स्तर से अगर आईटीसी में निवेश करते हैं तो हो सकता है आपके नुकसान की भरपाई हो, लेकिन आपको नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा। और अगर जैसे मैं विकल्प पहले फेडरल बैंक का बता रहा था, उसी लिहाज से अगर क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कमर्शियल गुड्स, कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड, वहाँ पर निवेश करें। 125-130 का लक्ष्य लंबी अवधि के नज़रिए से वहाँ पर है। गौरंग, ये जो कोचिन शिपयार्ड की लिस्टिंग देखी है, बहुत ही धमाकेदार लिस्टिंग जो हुई है, 20% अप है शेयर, इस पर आपकी क्या राय है? विवेक, पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते पहले, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब से ये आईपीओ की खबर आई थी, हमने आपके चैनल पर और शायद आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए ये जताया था कि आईपीओ नोट के द्वारा हमने कवायद की है लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने के लिए। लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर किसी ने यहाँ पर महज पैसे लगाए हैं और लेवरेज्ड पैसे उठाए हैं मार्केट में से इस आईपीओ में डालने के लिए, तो जाहिर है उनको तो यही कवायद होगी कि मुनाफा बांध लें। और जो परिवर्तन कर सकते हैं और लंबी अवधि का नज़रिया रख सकते हैं उनको मैं राय दूंगा कि बने रहें। और मैंने इस पर्टिकुलर फैसिलिटी की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल भी की थी, हमारी हेड ऑफिस कोचिन में है, तो मुझे एक अवसर मिला था एक छोटा सा देखने के लिए क्या फैसिलिटीज़ है इनके पास। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है और ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ी है। करीबन 45 वर्ष पुरानी ये कंपनी है और सभी प्रकार के जहाज़ों की मरम्मत और नए जहाज़ बनाने की तकनीक इनके पास है। बिल्कुल।
इस बीच और एक दर्शक हमारे साथ अब कोलकाता से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कोचिंग तो आप देख ही रहे हैं, आज काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर आई है। मार्केट में भी इनफैक्ट रिकवरी है। आप इस समय अगर देखें थोड़ा निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। इस बीच दिनेश हमारे साथ कोलकाता से हैं। दिनेश, पूछिए क्या है सवाल आपका? सर, मैंने NMDC 500 शेयर लिए हैं 127.50 में, और डाबर लिए हैं 321 में और 200 शेयर। तो इस वक्त इसको होल्ड करके रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अच्छा, डाबर कितने पर लिया है? 321 पर लिया हुआ है आपने, ओके। और NMDC 127 पर। रुचित, NMDC इन्होंने लिया है 127 पर और डाबर इन्होंने लिया हुआ है 321 पर। क्या सलाह होगी आपकी दोनों ही स्टॉक्स पर? NMDC में जो अगर मैं थोड़े लंबे अवधि के चार्ट्स के पे फोकस करूँ तो डेफिनेटली वीकली मंथली चार्ट्स पे हाई टॉप हाई बॉटम की शुरुआत ये स्टॉक ने पिछले 8 महीने पहले ही कर दी थी। तो उसके बाद एक कंटिन्यूस एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रहा है। हालांकि अभी पिछले 1-1.5 महीने से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, बट नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ज़्यादा नीचे जाएगा। हो सकता है 110-115 की रेंज में एक बार आए, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इस स्टॉक में। तो फिलहाल ये स्टॉक को होल्ड रखें, 5 से 6 महीने का नज़रिया दे इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से 140 से 145 तक के स्तर आने वाले 5 से 6 महीने में बता सकते हैं। तो डेफिनेटली NMDC में होल्ड रखने की सलाह रहेगी। इवन डाबर की बात करें तो डाबर एक FMCG में रिसेंटली ये स्टॉक ने अपने नए हाइज बनाए थे, जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस थे वो क्रॉस करके, और इस स्टॉक में भी नीचे के स्तर पर अभी 296 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि डाउन साइड लिमिटेड है 295 तक का। उसके बाद फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन ये स्टॉक में हो सकते हैं, और जो रिसेंट हाइस थे 320 वो फिर से ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो दोनों ही स्टॉक में इनको बने रहने की सलाह दूंगा, बस इनका नज़रिया एटलीस्ट 3 से 4 महीने का होना चाहिए। उड़ीसा चलते हैं, जहां से प्रियजित साहू है हमारे साथ लाइन पर। प्रियजित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन सा शेयर खरीदा है आपने? मेरा जी कहिए। मेरा 500 शेयर है श्री पुष्कर लिमिटेड में, 162 पे मेरा खरीदारी हुआ था। तो अभी उसका क्या, अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो अभी क्या करना है उसमें? ट्रेडिंग कर रहे हैं आप इसमें? हाँ, इन्वेस्टमेंट है मेरा इसमें। कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं आप? मेरा 1 से 2 साल के लिए कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए। गौरंग, क्या आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को? नहीं विवेक, कवरेज नहीं है तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक राय इनको दूंगा। बाजार में ऊपर नीचे का दायरा होता है। लंबी अवधि के नज़रिए से अगर आपने निवेश किया है और अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी और मालूमात है और विश्वास है, कॉन्फिडेंस है अपने निवेश के ऊपर, तो छोटे मोटे करेक्शन से बौखलाना नहीं चाहिए आपको, ना ही आपको भयभीत होना चाहिए। रुचित, चार्ट्स पर क्या ट्रैक करते हैं आप इसको? ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, बट जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से ये स्टॉक में सपोर्ट 160 से 165 तक का है। बट क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है, तो इसके लिए मैं इनको सलाह दूंगा कि ये अभी होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल है एक बार ये 160-165 के स्तर नीचे छुएगा आने वाले 1-2 महीने में, बट उसके बाद प्रोबेबली फिर से ये हाई टॉप हाई बॉटम जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहा है, ये फिर से कंटिन्यू हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। हेमंत कुमार हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। हेमंत, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल पूछना चाहते हैं हेमंत? सर, मेरे पास BF यूटिलिटी है 100 शेयर, 380 पे मैंने परचेज किया था सर। अच्छा, और ये क्यों किया था परचेज? सर एक्चुअली इसको पहले भी मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। बीच में अच्छा खासा मूव दिया था इसने, कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। हाँ जी, पहले 440 पे मैंने इसको सेल भी किया हुआ है। बिल्कुल। चलिए पता कर लेते हैं। फिलहाल थोड़ा नुकसान हो रहा है आपको, पर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं ना, कि अभी चाहिए आपको पैसे? नहीं, अभी मैं होल्ड करूंगा सर, इसका बता दीजिए जैसे आप कहेंगे। अच्छा, आप होल्ड करेंगे। गौरंग, आप ट्रैक करते हैं क्या BF यूटिलिटीज? 380 पर लिया है इन्होंने। मीर एक समय पर हमने कवरेज थी और लक्ष्यांक मुकम्मल होने के बाद फिर से उसको रिव्यू नहीं किया था। इस स्तर पर या उछाल पर बेचना चाहते हैं तो परिवर्तन के रूप में मैं इनको एक सुझाव दूंगा कि निजी क्षेत्र की बैंक ICICI बैंक में निवेश करें, जहां पर आपका निवेश भी काफ़ी रिटर्न वाइज आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा
और जिस स्तर पर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर काम कर रहा है वहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश भी बहुत कम है। लंबी अवधि के नज़रिए से हमारा लक्ष्य 365-385 है आईसीआईसीआई बैंक पर। ऑल राइट, चलिए तो आपके लिए ये सलाह है कि आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी उछाल मिले थोड़ा ऑफलोड कर दीजिए और उन पैसों से आईसीआईसीआई बैंक में स्विच कर दीजिए, ये गौरांग की सलाह है। इस बीच अंचल हमारे साथ जुड़े हैं स्मॉल कैप रडार पर। इस समय कौन सा स्टॉक है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, ये बताने के लिए अंचल बताइए। शुक्रिया मीर। आज के लिए जो शेयर रहेगा वो नीलकास्ट का रहेगा। देखिए कंपनी आयरन कास्टिंग कारोबार में है। एक शानदार सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने ऑलरेडी Q1 में पोस्ट किए हैं और आगे भी एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। लेकिन आज की इस पिक को लेने का सबसे बड़ा कारण था ओवरऑल कंपनी अपने जिस तरह से कर्ज को पे ऑफ कर रही है, अपने खर्चों को रेगुलेट कर रही है। गोइंग अहेड अगले 1 से 1.5 साल में एक अच्छा टर्न अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो मच सो Q1 में कंपनी ने अपने कर्ज को करीब 24% कम किया है और अब मोर और लेस कंपनी के पास निग्लेजेबल करीब 70 करोड़ का कर्ज महज रह गया है कंपनी के पास। अगर 5 साल का ट्रेंड देखें तो करीब 150-200 करोड़ से कर्ज घटा के अब कंपनी 70 करोड़ का कर्ज रह गया है। वो एक अच्छा ट्रिगर है। साथ ही कंपनी की वैल्यूएशंस अच्छी हैं। अगर आप कंपनी की मौजूदा कैश ईपीएस देखें तो एक साउंड नंबर्स कंपनी करीब 7.5-8 रुपए की कैश ईपीएस होल्ड करती है। तो वहीं FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 4.5 रुपए की है। तो पी मल्टीपल 14.6 का। बाजार इस समय काफ़ी हाई पे, हाँ करेक्ट ज़रूर है लेकिन फिर भी हाई लेवल्स पे है और उस बाजार में फिर भी नीलकास्ट की वैल्यूएशन 16.5-14 के लेवल्स पे होना तो यानी काफ़ी बेटर वैल्यूड है। शेयर अपने पीएस के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग साउंड है, कोई शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। FIS की करीब इसमें 3.5% की होल्डिंग है। इन सभी ट्रिगर्स को देखते हुए BNK सिक्योरिटीज मानते हैं एक अच्छी बेट हो सकती है। आप इसे लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट टारगेट जो BNK मिड टर्म के लिए दे रहा है वो दे रहा है 80 रुपए का। फेसबुक पर भी हमारे कई दर्शकों ने अपने मैसेजेस लिखकर भेजे हैं हमें और पहला है बलवंत मोदी का, कोचिन शिपयार्ड। इस पर चर्चा कर ही रहे थे हम गौरंग। इनको 30 शेयर मिले हैं और एकदम से जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए। अच्छी लिस्टिंग हुई है। आपने कुछ हद तक तो इस आंसर का जवाब, इस सवाल का जवाब दे चुके हैं आप क्वेश्चन का, और लेकिन ये जानना चाहूँगा कि अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं जो ये हैं, 30 शेयर मिले हैं और अगर इन्होंने एक फंडामेंटल मीडियम से लॉन्ग टर्म तक के लिए इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप इनको क्या राय देंगे? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने ये एक फ्लिपिंग के लिए लिए हैं या हेवीली लेवरेज्ड होकर लिए हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, 30 शेयर लिए हैं तो क्या इनको रहना चाहिए इसमें? जैसे आपने कहा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनी है, आप खुद देख के आए हैं। बेशक विवेक, मेरी राय होगी कि बने रहें बलवंत मोदी जी। अगर समय सीमा आपके पास है, रुपए या मुनाफे बांधने की कोई जल्दबाजी आपके पास नहीं है या फिर उतावलापन नहीं है, और जिस तरीके से इनका नाम बलवंत है, कंपनी भी काफ़ी बलवंत है, भविष्य काफ़ी उज्जवल है, और जिस तरीके से अगर बाजार में करेक्शन की उम्मीद है, अगर वो करेक्शन आता है तो शायद 480-460 के आसपास ये चाहे तो और जोड़ भी सकते हैं। और जो मौका चूक गए हैं उनको भी मैं राय दूंगा कि वो मौका ढूंढे नीचे के स्तर पर। बिल्कुल। चलिए तो आपके लिए तो अच्छी ही सलाह है बलवंत। और अब 2 और हमारे कॉलर जिन्होंने फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है। एक तो विक्रांत चोपड़ा हैं, रुचित, इनके पास कोहिनूर फूड्स हैं 75-50 के लेवल पर, और संदीप नेगी ने हमें भेजा है सवाल अशोक लेलैंड पर। इनके पास अशोक लेलैंड है @92। तो क्या सलाह होगी आपकी कोहिनूर फूड्स और अशोक लेलैंड दोनों पर? कोहिनूर फूड्स की बात करें तो एक कंसोलिडेशन के फेस के बाद में इसने जो अपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म सपोर्ट्स थे वो सब ब्रीच कर चुका है स्टॉक। और इवन पिछले 4-5 महीने में हमने स्टॉक में कोई अपमूव में कोई वॉल्यूम्स खास आते हुए नहीं देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये स्टॉक में कोई खास अपमूव रहेगा। मेरे ख्याल से अगर कोई भी उछाल में ये स्टॉक इनको 67-68 के आसपास मिलता है तो इनको ये स्टॉक में से डेफिनेटली एक एग्जिट करने के लिए देखना चाहिए। चलिए 2 और सवाल आए हैं फेसबुक पर। पहला है आदित्य शर्मा का, मदरसन सुमी के इनके पास शेयर्स हैं 250 शेयर्स 244 के भाव पे लिए हैं। और रविकांत का भी सवाल आया है हमको, 100 स्पाइस जेट के शेयर्स हैं इनके पास 125 रुपए में। गौरंग, ये दोनों कंपनियां आपको कैसी लगती हैं? तो नतीजे मेरे ख्याल से कल या परसों ही आए विवेक मदरसन सुमी के, और कुछ बड़े बड़े बुद्धिमान जीवों ने लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं।
हमने भी उनको सहारा दिया, हमने भी हमारे लक्ष्य ऊपर के तरफ के बढ़ाए हैं। 385 का लक्ष्य बढ़ा करके मेरे ख्याल से 425 का किया है मदरसन सुमी पर। निराशा इतनी है नहीं, मैनेजमेंट काफ़ी सक्षम है कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में। और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग तो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी, नया ऑर्डर बुक काफ़ी सक्षम, रिप्लेसमेंट ऑर्डर मार्केट भी काफ़ी सक्षम। लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहें, गिरावट का फ़ायदा उठाकर इस स्तर पर किसी को नया निवेश करना है वो भी कर सकते हैं। स्पाइस जेट पर विवेक हमारी कवरेज नहीं है तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूँगा। बिल्कुल। चलिए और दो सवाल ले लेते हैं, फेसबुक पर ही हमें भेजे हैं। एक तो भेजा है प्रणॉय लाहा ने, इनके पास सुजलॉन है, 18 रुपये की ख़रीद है इनकी। और दूसरा एक भेजा है अभिषेक सिन्हा ने, HDIL 80 रुपये की ख़रीद। तो सुजलॉन 18 पर था और HDIL 80 रुपये पर। रुचित, दोनों ही इन्वेस्टर्स को अनफॉर्चुनेटली नुकसान हो रहा है, क्या सलाह होगी आपकी? इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स देखें तो मिड कैप सेगमेंट में एक अंडर परफॉर्मर रहे। पिछले जनवरी महीने से जो इतनी अच्छी तेज़ी हमने देखी है, इवन रियल एस्टेट स्पेस में हमने इंडिया बुल रियल एस्टेट, DLF, शोभा डेवलपर्स जैसे काफ़ी शेयर्स देखे जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पिछले 5-6 महीने में दिए हैं। बट HDIL एक कंसोलिडेशन फेज़ में था और वो कंसोलिडेशन फेज़ से 4-5 दिन पहले हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में वो सब सपोर्ट्स भी टूटते हुए दिखे हैं। तो नियर टर्म में ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट अपमूव आएगा। डेफिनेटली स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, तो वो इस वॉलेटिलिटी के लिए अगर जो ये स्टॉक में 63-64 तक का अपमूव आता है तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि HDIL में से एग्जिट कर लेना चाहिए। इवन सुजलॉन एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, आने वाले 2-3 महीने में नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक में कोई खास अपमूव रहेगा। 17.5-18 एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और नीचे 13 रुपये के आसपास का सपोर्ट जो प्रीवियसली जनवरी में लेता था वही सपोर्ट बना हुआ रहेगा। तो 13 से लेके 17.5 के एक ब्रॉड रेंज में एक कंसोलिडेट ये स्टॉक कर सकता है। क्विकली रुचित, स्पाइस जेट पर आपकी क्या सलाह है? स्पाइस जेट के अगर पोजिशनल चार्ट्स देखें तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 12 महीने में। बट लेकिन अभी लग रहा है कि ये स्टॉक एक जो ओवरबॉट जोन से जो करेक्टिव मूव इसमें आया है उसमें डेफिनेटली एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी फॉर्म हुआ है। तो लग रहा है कि यहाँ से अभी अपसाइड काफ़ी लिमिटेड रहेगी, हमें करेक्टिव मूव भी देख सकते हैं। फिर से 112 और 112 के नीचे स्टॉक जाता है तो हम 98 तक के स्तर भी इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। तो ये स्टॉक में से अभी फ़िलहाल अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन है तो एग्जिट कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए रुचित, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गौरंग, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो आपका बाजार को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मार्केट्स पर नज़र रहेगी हमारी। रिकवरी ज़रूर है, लेकिन ये मत भूलिए कि आज कई बिग बॉय नंबर्स आने वाले हैं और इसका असर भी बाजार पर दिखेगा।